हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था मेंडल की लाइफ के बारे में कि मेंडल ने किस तरीके से स्ट्रगल किए, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस तरीके से परफॉर्म किया। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो आपको लगा होगा, मुझे पता है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे नए चैप्टर को, जिसका नाम है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है, जेनेटिक्स में कौन सी टर्मिनोलॉजी है, और मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे परफॉर्म किया था, वो एक्सपेरिमेंट किस तरीके से परफॉर्म उन्होंने किया, तो उसके बारे में हम डिटेल में अभी देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि मेंडल ने उसके एक्सपेरिमेंट में कैरेक्टर ट्रांसफर किस तरीके से होता है और हेरिडिटी और इनहेरिटेंस किस तरीके से परफॉर्म होता है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया था। तो ये हमने पिछले लेक्चर में देखा। सो क्रोमोसोम और इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म किस तरीके से परफॉर्म होता है, ये मेंडल को स्टडी करना था। तो मेंडल ने मैकेनिज्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनहेरिटेंस स्टडी करने के लिए उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ पे किया। सो द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज कॉल्ड एज हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। मतलब अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की तरफ कैरेक्टर किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं, उसके लिए क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, इसका सवाल मेंडल को पड़ा था। बाकी सारे साइंटिस्टों को भी इनका सवाल पड़ा था। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने ये सवाल का आंसर ढूंढने के लिए, उसकी क्यूरियोसिटी थी, तो ये सवाल का आंसर ढूंढने के लिए मेंडल ने उसका एक्सपेरिमेंट मैथमेटिकल बेसिस पे किया। मतलब उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने मैथ्स का इस्तेमाल वहां पे किया। अब ये मैथ्स का इस्तेमाल किस तरीके से किया, आगे आगे हम देखते चले, वैसे देखते जाएंगे। सो मेंडल ने किस पे काम किया था, मेंडल ने काम किया था पी प्लांट पे, जिसको हम वाटाने का झाड़ बोलते हैं, वाटाना जिसको मराठी में बोलते हैं। सो ही वर्क ऑन पी प्लांट। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सटाइवम। अब साइंटिफिक नेम जब भी आप लिखते हैं तो उसको इटैलिक में लिखना चाहिए जब भी आप टाइपिंग करते हो, और जब भी आप लिखते हो तो उसका जीनस का नेम कैपिटल में और स्पीसीज का नेम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना होता है। तो इस तरीके से पाइसम सटाइवम नाम के प्लांट पे और नाम को अंडरलाइन यहाँ पे करना होता है। सो मेंडल वर्क ऑन द पी प्लांट, पी प्लांट पे उन्होंने वर्क किया। he concluded that something is there to transfer the trait। एक कैरेक्टर ट्रांसफर के लिए, एक ट्रेड के ट्रांसफर के लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स वहां पे प्रेजेंट है, कुछ ऐसे कंपोनेंट वहां पे प्रेजेंट है, कुछ समथिंग वहां पे तो भी प्रेजेंट है, वैसा उन्होंने उनके एक्सपेरिमेंट में कंक्लूड किया था। और इसी समथिंग को उन्होंने नाम दिया आगे चल के फैक्टर। सो मेंडल ने काम किस पे किया, मेंडल ने काम किया पी प्लांट पे, और पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। क्या स्टडी करना था मेंडल को, मेंडल को स्टडी करना था कि इनहेरिटेंस किस तरीके से होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ कैरेक्टर किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं, ये सब बातें मेंडल को स्टडी करनी थी। तो उन्होंने इसके लिए पी प्लांट का इस्तेमाल किया। अब मेंडल ने पी प्लांट का ही इस्तेमाल क्यों किया, तो पी प्लांट का इस्तेमाल करने के कुछ फायदे उनको वहां पे दिखे कि पी प्लांट जो है वो फास्ट ग्रो होता है, उसकी लाइफ साइकिल छोटी है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने पी प्लांट को चुना। यार तो उससे पहले हम देखते हैं कि जो इनहेरिटेंस के लिए रिक्वायर है फैक्टर, जिसको आगे चल के आगे रिसर्च हुई और उस फैक्टर को नाम दिया गया है जीन। अब ये जीन क्या होते हैं, सो आपको पता है कि बॉडी लेवल पे हम कंसीडर करते हैं, हमारे पास कंसीडर कीजिए कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास कोई एक ह्यूमन है, तो ह्यूमन में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हो गए। तो ऑर्गन किससे बने, अल्टीमेटली टिश्यू से बने हैं, और टिश्यू किससे बने हैं, अल्टीमेटली सेल से बने, ये हमने पढ़ा था। सो ह्यूमंस के बॉडी में बहुत सारे सेल्स है, और उन बहुत सारे सेल्स में क्या हो गया, हमारे पास न्यूक्लियस हो गए, और उन न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल हमारे पास प्रेजेंट होगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के लिए कैरेक्टर ट्रांसफर करने में। सो न्यूक्लियस में बेसिकली कंडेंस फॉर्म में जो जीन प्रेजेंट रहते हैं उनको बोलते हैं क्रोमोसोम। सो क्रोमोसोम इज अ
कंडेंस फॉर्म ऑफ जीन। अब इसी क्रोमोसोम को अगर हम और उसको जूम करके देखें तो वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, हमारा डीएनए। और आपको पता है कि डीएनए में क्या होती है, हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। डीएनए में होती है हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट। तो अब आप ये बोलोगे कि सर जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी मतलब कोई डेटा थोड़ी लिख के होगा वहां पे। तो हाँ, कुछ लगभग इसी तरीके से होता है। जो भी हमारा डीएनए है या जीन है, तो अल्टीमेटली जीन को हम किस तरीके से बोलेंगे, जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच रिस्पॉन्सिबल फॉर सम कैरेक्टर। सो जीन क्या है, अल्टीमेटली डीएनए का एक सेगमेंट है। सो डीएनए से बनेगा हमारे पास एमआरएनए, इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से ट्रांसलेशन होके हमारे पास बनेंगे कुछ प्रोटीन। एमआरएनए से ट्रांसलेट होके हमारे पास बनेंगे कुछ प्रोटीन। और यही प्रोटीन है, यही 3D स्ट्रक्चर है। हमने पिछले सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा कि प्रोटीन का फंक्शन किस तरीके से होता है। प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करते हैं। प्रोटीन एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है स्पेसिफिक सेल का, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कैरेक्टर प्रोवाइड करता है वो स्पेसिफिक सेल को। तो यही प्रोटीन आगे जाके डिटरमाइन करता है कोई कैरेक्टर को या कोई फिनोटाइप को। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म को उसका अलग अलग कैरेक्टर डेवलप होता है। अब ये प्रोटीन की इंफॉर्मेशन कहां से आई, प्रोटीन की इंफॉर्मेशन आई हमारी जीन से, हमारी डीएनए से। और ये डीएनए कहां से मिला हमको, ये डीएनए मिला हमारे पेरेंट्स से, और पेरेंट्स को मिला उनके पेरेंट्स से। इसी तरीके से ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर किसने परफॉर्म किया, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर परफॉर्म किया जीन ने। पर जब मेंडल ने उनका एक्सपेरिमेंट किया था तो उनको जीन ये वर्ड पता नहीं था, उनको एग्जैक्ट पता नहीं था कि हाँ कौन सा तो भी फैक्टर है। उन्होंने कहा था कि समथिंग ऐसा कुछ तो भी रिस्पॉन्सिबल है जो कि एक जनरेशन से आगे जनरेशन तक क्या करता है, कैरेक्टर का ट्रांसफर करता है। तो उनको ये बात पता नहीं थी, उन्होंने उस स्पेसिफिक एलिमेंट को नाम दिया था फैक्टर। सो मेंडल गिवन द टर्म दैट समथिंग इज फैक्टर विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग और जनरेशन टू जनरेशन। अब आप ये बोलोगे कि सर मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट किस तरीके से परफॉर्म किया, तो मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया पी प्लांट के ऊपर। सो ही वर्कड ऑन पाइसम सटाइवम, ही केयरफुली रिकॉर्डेड द रीडिंग, ही चूज द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दैट कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड। अब वो किसी एनिमल पे तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता क्योंकि एनिमल की लाइफ साइकिल उस तुलना में ज्यादा क्या होती है, ज्यादा बड़ी होती है एनिमल की लाइफ साइकिल। अगर इसने यहाँ पे कोई एनिमल यहाँ पे चूज किया होता तो क्या होता, उसको एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती और उस एनिमल को कंट्रोलिंग मेजर्स वहां पे ज्यादा रहते हैं, एनिमल्स को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो उसने क्या किया, एक प्लांट का चूज वहां पे किया जिसको बोलते हैं पी प्लांट। पी प्लांट का उसने चूज किया और उसने कुछ कैरेक्टर्स, कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर रिकॉग्नाइज किए। अब ये कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक किस तरीके से जाते हैं, मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस से उसको पता चला, उसने प्रेडिक्ट किया कि भाई हाँ एक पेरेंट से दूसरे उसके ऑफस्प्रिंग तक क्रॉसिंग करने के बाद कैरेक्टर का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, उसने स्टैटिस्टिकली एनालाइज किया और उसमें से कुछ कंक्लूजन उसने निकाले। सो ही सिलेक्टेड द 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर फॉर द एक्सपेरिमेंट। उसके एक्सपेरिमेंट के लिए उसने 7 तरीके के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का वहां पे स्टडी किया। तो कौन से थे वो 7 तरीके के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर किस में देख रहे हैं हम, पी प्लांट के ट्रेट्स में देख रहे हैं, पी प्लांट के कैरेक्टर्स हम वहां पे देख रहे हैं। सो उसने स्टडी किया सीड का शेप, सीड का कलर किस तरीके से होगा, पॉड का शेप, पॉड मतलब जो शेंग हमारे रहती है, पॉड का कलर किस तरीके से होता है जिसको फली बोलते हैं, पॉड की शेप किस तरीके से होगी, पॉड का कलर किस तरीके से होगा, फ्लावर का कलर किस तरीके से होगा, फ्लावर का लोकेशन किस तरीके से होगा, और प्लांट की साइज या प्लांट की हाइट किस तरीके से होगी, उन्होंने ये स्टडी किया। तो ये कैरेक्टर क्या किया उन्होंने, शुरुआत में उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, मतलब क्रॉस करने के लिए उन्होंने सिंगल कैरेक्टर को कंसीडर शुरुआत में किया, प्लांट साइज को शुरुआत में कंसीडर किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस उन्होंने किया। अब प्लांट साइज यहाँ पे 2 तरीके की है, एक तो प्लांट टॉल हो सकता है या फिर प्लांट डॉर्फ यहाँ पे हो सकता है। इसी तरीके से 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब डिफर होने वाले कैरेक्टर उन्होंने यहाँ पे कंसीडर किए।
तो ये डिफर होने वाले कैरेक्टर ही को उन्होंने क्यों लिए? समझो उसको कोई क्रॉस करना था, समझो उसको टॉल या डॉर्फ का क्रॉस करना था और उसको देखना था, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि मेंडल ब्लेंडिंग थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करते थे। उसका ये मानना था कि एक कैरेक्टर या तो मदर से आता है या फिर फादर से हमारे पास आता है। अब ब्लेंडिंग थ्योरी में क्या होता था, अगर हम टॉल और डॉर्फ को क्रॉस करते तो हमारे पास मिडल हाइट बनती थी, पर ये मेंडल मानता नहीं था उस थ्योरी को। मेंडल का कहना था कि कैरेक्टर या तो मदर से आता है या तो फादर से आता है। तो ये ही सब प्रूव करने के लिए मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो बेसिकली उन्होंने 7 कैरेक्टर वहां पे कंसीडर किए, सातों कैरेक्टर आपको याद रखने हैं और उसके बेसिस पर आगे जाके हम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ये परफॉर्म करने वाले हैं। सो यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का उन्होंने चूज किया। अब आप सर ये बोलोगे कि उन्होंने पी प्लांट का ही चूज क्यों किया, क्या रीजन है उसके पीछे कि उन्होंने पी प्लांट का चूज किया, बाकी प्लांट क्यों नहीं उन्होंने चूज किए, कोई एनिमल ही उन्होंने क्यों चूज नहीं किया? बिकॉज पी प्लांट इट शोज द क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो उन्होंने 7 कैरेक्टर जो कंसिडर किए थे उनमें 2-2 वेरिएशंस यहाँ पे दिखाई दे रहे। अगर सीड शेप का कंसीडर करें तो यहाँ पे राउंड सीड शेप है, यहाँ पे रिंकल्ड सीड शेप है। अगर सीड कलर कंसीडर करें तो सीड का कलर येलो है, सीड का कलर ग्रीन है। पॉड का शेप कंसीडर करें तो यहाँ पे भी इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड 2 तरीके के पॉड हमको देखने को मिलते हैं। पॉड का कलर अगर कंसीडर करें तो ग्रीन पॉड है और येलो पॉड हमारे पास यहाँ पे है। फ्लावर का कलर अगर कंसीडर करें तो पर्पल और व्हाइट फ्लावर, इस तरीके से दो फ्लावर के इस तरीके से बाकी के कैरेक्टर भी कॉन्ट्रास्टिंग वहां पे दिखाई दे रहे थे। तो पी प्लांट में वेरिएशंस अच्छे थे, वहां पे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अच्छे थे और उसके बावजूद ये पी प्लांट जो है वो परफेक्टली फर्टाइल था, मतलब इजीली फर्टिलाइजेशन उसको हम करते थे। उसकी लाइफ साइकिल छोटी थी, कम समय में ज्यादा क्रॉसिंग हम वहां पे परफॉर्म कर सकते थे। सो इट कैन क्रॉस पॉलिनेशन इज इजी, क्रॉस पॉलिनेशन वहां पे इजी था, मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक अगर पोलन ग्रेन्स हमको ट्रांसफर करने थे तो वो इजीली हम वहां पे परफॉर्म कर सकते हैं। सो क्रॉस पॉलिनेशन इज इजी। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो सक्सेसफुल देयर, आर्टिफिशियली भी फर्टिलाइजेशन हम वहां पे कर सकते हैं। प्योर वेराइटीज आर अवेलेबल, प्योर वेराइटीज वहां पे अवेलेबल थी। प्योर वेराइटीज क्या होते हैं ये हम आगे चल के देखते हैं, तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि प्योर वेराइटीज मतलब होमोजाइगस कंडीशन वहां पे रहती थी, मतलब अगर वो प्लांट टॉल है, उसकी हाइट टॉल है, तो वहां पे भी कोई भी जेनेटिकल वहां पे कोई भी छेड़खानी नहीं होती थी। मतलब टॉल है तो मतलब टॉल है, वहां पे उसके पास डॉर्फ के कोई भी कैरेक्टर नहीं प्रेजेंट थे, मतलब प्योर लाइन वेराइटीज वहां पे प्रेजेंट थी। कल्टीवेशन करने के लिए इजी था वो प्लांट। शॉर्ट ग्रोथ पीरियड एंड शॉर्ट लाइफ साइकिल, छोटी लाइफ साइकिल और शॉर्ट ग्रोथ पीरियड उनका था, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि पी प्लांट का इन्वेंशन वहां पे किया। अब जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे आगे जाके तो कुछ टर्मिनोलॉजी हमको याद रखनी है, तो उस टर्मिनोलॉजी के बारे में थोड़ी सी आइडिया अब हम लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले देखते हैं कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी को हमको अभी आगे चल के फेस करने वाला है। सो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी इज द फर्स्ट, कैरेक्टर। अब कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर मतलब एखादे ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक फीचर, एखादे ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक फीचर। मतलब अब जब हम बोलते हैं ना कि ये आदमी का कैरेक्टर ऐसा है, मतलब उसका क्या है, उसका फीचर उस तरीके का है। सो स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल लेते हैं हम हाइट ऑफ स्टेम। मतलब अगर हाइट ऑफ स्टेम को अगर हम कैलकुलेट कैरेक्टर कंसीडर करें तो हाइट ऑफ स्टेम में कौन से ट्रेड्स रहेंगे, वहां पे कौन से वेरिएशंस वहां पे रहेंगे? एक तो हाइट टॉल हो सकती है और हाइट डॉर्फ हो सकती है। मतलब जो कैरेक्टर इनहेरिट हो सकते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंच सकते हैं, तो उसी ट्रेड, उसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ट्रेड। सो ट्रेड इज अल्टीमेटली द इनहेरिटेबल कैरेक्टर एंड इट इज डिटैचेबल वेरिएंट्स। उसके बाद देखते हैं फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। फैक्टर्स, अब मेंडल ने कहा था, मेंडल को उसके एक्सपेरिमेंट से कुछ कंक्लूजन उसने निकाले थे कि हाँ भाई, देयर इज अ समथिंग दैट ट्रांसफर from one generation to another generation, that transfer character from one generation to another generation। तो उसी समथिंग को उसने नाम दिया फैक्टर। सो फैक्टर इज बेसिकली यूनिट ऑफ हेरिडिटी।
So it is a unit of heredity, particles present in the organism which is responsible for the inheritance and expression of the character. और इसी फैक्टर को आगे चल के नाम दिया गया जीन. So जीन बेसिकली, जीन क्या है? इट इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए. ये डीएनए का एक सेगमेंट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ दैट कैरेक्टर. तो जीन से क्या होता है? जीन से स्पेसिफिक कैरेक्टर स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को मिलते हैं और ये इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल ये होता है. उसके बाद देखते हैं अलील्स और एलिलोमॉर्फ के बारे में. सो आपको पता है हमारे पास जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो एक कैरेक्टर मदर से आता है, कोई कैरेक्टर फादर से आता है. जब भी फर्टिलाइजेशन होते हैं तो हाफ क्रोमोसोम, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम मदर से हमको मिलता है और हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम फादर से मिलता है, और इसी तरीके से एक फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास होता है. मतलब स्पेसिफिक कैरेक्टर के स्पेसिफिक जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म भी हमारे पास प्रेजेंट हो सकते हैं. तो देयर इज अ 2 or more alternative form of given gene or factor are called as allele. They occupy identical loci or position on homologous chromosome. अगर हम allele के बारे में कंसीडर करें, अगर हम कंसीडर करें टॉल कैरेक्टर, टॉल का फिनोटाइप आप कंसीडर करें तो टॉल के फिनोटाइप के लिए हमारे पास 2 जीनोटाइप यहाँ पे है, 2 जीनोटाइप हमारे पास यहाँ पे है. So this is also represent the tall and this also represent the tall because T is a dominant here. अब डोमिनेंट का मतलब क्या होता है कि दूसरे अलील के प्रेजेंट में जो खुद को एक्सप्रेस करता है. मतलब यहाँ पे दूसरा अलील प्रेजेंट है, यहाँ पे दूसरा अलील प्रेजेंट है. ये T, स्मॉल लेटर T किसके लिए डिनोट किया हमने? डॉर्फ कैरेक्टर के लिए. पर डॉर्फ कैरेक्टर के लिए अलील प्रेजेंट होने के बावजूद भी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है. मतलब यहाँ पे भी टॉल फिनोटाइप आएगा यहाँ पे. तो ये क्या हुआ? इसका डोमिनेंट हुआ. सो डोमिनेंट इज अ allele that express itself is traits even in presence of alternative allele that is in heterozygous condition only. अब सीधा सीधा समझने के लिए इतना ध्यान में रखिए, ये जो अलील्स है ये हमने राइटिंग में यहाँ पे लिखे हैं, ये हमने डिनोट किए हैं. हमको यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उन पे परफॉर्म करना था, इसीलिए हमने उनको लेटर में रिप्रेजेंट किया है. तो लेटर में रिप्रेजेंट किया है मतलब ये जो 2 उनके पास अलील है, एक अलील कहां से आया होगा? उसके पेरेंट्स के पास में, उसके मदर या फादर से, और दूसरा अलील भी उसके मदर या फादर से आया होगा. मतलब अगर हम प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ को अगर हम क्रॉस करें, मतलब अगर हमने कंसीडर किया एक प्लांट के एक कैरेक्टर को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, तो एक टॉल प्लांट को अगर एक डॉर्फ प्लांट से क्रॉस करें, डॉर्फ मतलब हाइट में छोटा, और उसके बाद रिजल्ट देखे तो यहां से कौन सा गमीट यहाँ पे पहुंच सकता है? मतलब गमीट्स यहाँ पे किस तरीके से बनेंगे? इस तरीके से यहाँ पे गमीट्स बनेंगे. गमीट्स मतलब जो आगे जनरेशन के लिए ट्रांसफर होने वाले जो गमीट्स है, स्पर्म्स या एग, इस केस में पोलन ग्रेन्स प्लांट के केस में. तो टॉल प्लांट के पास कौन से गमीट है? ये प्योर टॉल हमने कहा, मतलब इसके पास टॉल के अलावा, कैपिटल टी के अलावा कोई भी और अलील यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. याद रखिए ये सब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेटर में मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के लिए. सो इसने गमिट दिया कैपिटल टी और इसने गमिट दिया स्मॉल टी. ये दूसरा कौन सा भी गमिट यहाँ पे दे नहीं सकते क्योंकि इनके पास इतना ही है. और उसके बाद हमारे पास बनी फर्स्ट जनरेशन कैपिटल टी और स्मॉल टी. मतलब यहां से एक गमिट आया और यहां से कंसीडर कीजिए दिस इज पेरेंट. एक पेरेंट से कैपिटल टी आया, एक पेरेंट से स्मॉल टी आया, और हमारे पास प्रोजेनी का या फर्स्ट जनरेशन का, जिसको हम फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं, F1 जनरेशन बोलते हैं, मतलब ये हमारी पहली जनरेशन थी प्योर लाइन को क्रॉस करने के बाद. तो F1 जनरेशन में हमारे पास हेटेरोजाइगस जीनोटाइप कोई डेवलप हुआ. अब देखेंगे हेटेरोजाइगस मतलब का, अब तक इतना याद रखिए. तो ये फिनोटाइप कौन सा देगा? यहाँ पे टॉल देगा, क्योंकि हमने कहा कि कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है. सो कैपिटल टी इज अ डोमिनेंट, सो इट इज एन अलील दैट एक्सप्रेस इट्स ट्रेट्स इवन इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव अलील. यहाँ पे दूसरा अल्टरनेटिव अलील है. हमने कहा था कि स्मॉल टी डॉर्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर वो डॉर्फ कैरेक्टर यहाँ पे नहीं दे रहा. कौन कैरेक्टर दे रहा है? यहाँ पे कैपिटल टी दे रहा है. मतलब कैपिटल टी क्या है? डोमिनेंट हमारा यहाँ पे है. सो डोमिनेंट इज बेसिकली expressed always also expressed in heterozygous conditions only, and it is represented by
कैपिटल लेटर। सो डोमिनेंट अलील जो है वो कैपिटल लेटर से हम हर बार यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं रेसेसिव के बारे में। अब हमने देखा कि डोमिनेंट अलील ऐसा अलील होता है कि जो उसके अल्टरनेटिव अलील साथ में होने के बावजूद भी उसका एक्सप्रेशन कराता है। तो रेसेसिव अलील क्या है? सो रेसेसिव अलील that will not present in case of that will not express in case of alternative allele। मतलब कैपिटल स्मॉल टी के साथ अगर कैपिटल टी होगा तो यहाँ पे स्मॉल टी का एक्सप्रेशन नहीं होगा। एक्सप्रेशन किसका होगा? कैपिटल टी का होगा, क्योंकि वो डोमिनेंट अलील है, मतलब उसका डोमिनेंट, उसका वर्चस्व ज्यादा है। अब स्मॉल टी का वर्चस्व यहाँ पे कम है। स्मॉल टी को एक्सप्रेस होने के लिए होमोजाइगस कंडीशन चाहिए होती है। मतलब स्मॉल टी और स्मॉल टी, अगर दो स्मॉल टी एक साथ है तो वहां पे स्मॉल टी और स्मॉल टी एक्सप्रेस हो गए, और यहाँ पे हमको कैरेक्टर मिलेगा डॉर्फ कैरेक्टर। सो बेसिकली अलील दैट विल नॉट एक्सप्रेस इन केस ऑफ अल्टरनेटिव अलील, उसके अल्टरनेटिव अलील के साथ अगर वो होगा तो उसका एक्सप्रेशन वहां पे नहीं होगा। मतलब यहाँ पे स्मॉल टी आया तो यहाँ पे तभी एक्सप्रेस होगा, उसके साथ में उसके जैसे आइडेंटिकल अलील के साथ में ही उसका एक्सप्रेशन होगा। उसके बाद में देखते हैं फिनोटाइप। अब जब मेंडल ने स्टडी किया था तो मेंडल ने फिनोटाइप स्टडी वहां पे किया था। उसने कहा था कि स्पेसिफिक एक्सटर्नल अपीयरेंस को फिनोटाइप उसने कहा था। सो फिनोटाइप इज बेसिकली एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर एनी ट्रेट इज कॉल्ड एज फिनोटाइप ऑफ द ट्रेट। मतलब उसकी हाइट किस तरीके से है, टॉल है या डॉर्फ है, मतलब जो बाहर से दिखता है, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस उसका है, उसको हम बोलेंगे फिनोटाइप। फ्लावर का कलर कैसा है, वॉयलेट है या दूसरा कोई कलर है, पॉट सीड का कलर कैसा है, येलो है या ग्रीन है, तो दिस कैरेक्टर इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। सो फिनोटाइप को इस तरीके से करते हैं। सो जीनोटाइप इज अ जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर किसी प्लांट का फिनोटाइप टॉल होगा तो पॉसिबल जीनोटाइप वहां पे किस तरीके से हो सकते हैं? पॉसिबल जीनोटाइप एट दिस टाइप। तो इस तरीके से पॉसिबल जीनोटाइप वहां पे हो सकते हैं। सो इफ जीनोटाइप इज आइडेंटिकल, अगर कंसीडर करते हैं केस 1 और केस 2। अगर केस 1 में जीनोटाइप कैपिटल टी है और केस 2 में कैपिटल टी जीनोटाइप है, तो मतलब इसका फिनोटाइप किस तरीके से आएगा? ये भी टॉल आ सकता है और ये भी टॉल आ सकता है। बट फिनोटाइप की केस में ऐसा नहीं है। अगर फिनोटाइप टॉल है तो उस फिनोटाइप के लिए हमारे पास पॉसिबल जीनोटाइप मोर देन एक से ज्यादा जीनोटाइप वहां पे हो सकते हैं। कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। इफ द genotype is identical, then there must be chance of same phenotype. If the phenotype is identical, then अगर दोनों केस में हमने देखा कि एक प्लांट भाई टॉल है, दूसरा प्लांट भी टॉल है, तो पॉसिबल नहीं है, जरूरी नहीं है कि दोनों भी केस में उसका जीनोटाइप कैपिटल टी होगा या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी भी वहां पे हो सकता है। मतलब फिनोटाइप जब आइडेंटिकल होता है, सो दिस इज नॉट नेसेसरी कि जीनोटाइप भी आइडेंटिकल उनका हो। बट जीनोटाइप की केस में जीनोटाइप अगर सेम हो तो वो फिनोटाइप सेम तरीके का ही दिखाएगा। उसके बाद हम देखते हैं होमोजाइगस। सो होमोजाइगस इज बेसिकली द इंडिविजुअल हैविंग आइडेंटिकल अलील्स। अगर किसी इंडिविजुअल के पास में दो आइडेंटिकल अलील्स है, मतलब स्मॉल टी है या फिर कैपिटल टी है या फिर स्मॉल टी है, तो उस केस को हम बोलेंगे होमोजाइगस कंडीशन। सो homozygous condition is a true breeding, so it breeds true for the trait। true breeding का मतलब क्या होता है? प्योर लाइन का मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ पे कोई भी तरीके का दूसरा अलील वहां पे प्रेजेंट नहीं है, एक सिंगल अलील के वजह से ही होमोजाइगस कंडीशन वहां पे डेवलप हो सकती है। so homozygous it breeds true for the trait and produce only one type of gamete। ये फिर क्या कर सकते हैं? एक ही टाइप के गमीट्स वहां पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये भी एक ही टाइप का गमीट्स वहां पे प्रोड्यूस कर सकता है। सो होमोजाइगस कैन प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गमीट्स। सो इंडिविजुअल हैविंग आइडेंटिकल एलील्स फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट इज कॉल्ड एज होमोजाइगस और अ प्योर लाइन। प्योर लाइन क्यों उसको बोला है? क्योंकि दूसरा अलील वहां पे नहीं है। उसके बाद उसके अपोजिट आता है जिस इंडिविजुअल के पास में डिफरेंट अलील हो, मतलब कैपिटल टी या स्मॉल टी
ये हुई हमारी हेटेरोजाइगस कंडीशन। यहाँ पे क्या हो गया, दो अलील जो है वो डिफरेंस है एक स्पेसिफिक ट्रेड के लिए, हाइट के लिए। यहाँ पे ट्रेड कौन सा है, हाइट ट्रेड हम कंसीडर कर रहे हैं, उसके लिए अगर दो डिफरेंट अलील हो तो यहाँ पे क्या हो गई, हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गई। और इसी को बोलते हैं हाइब्रिड, मतलब मिक्सचर ऑफ टू अलील्स, दो अलील का मिक्सचर वहां पे है। अब प्योर लाइन किसको बोलते हैं, अब जो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या फिर पॉपुलेशन विच हैविंग होमोजाइगस और ट्रू ब्रीडिंग फॉर वन और मोर ट्रेड। मतलब अगर हम कंसीडर करें कि टॉल के लिए, हाइट के लिए, सो दिस इज फॉर दी हाइट। और अगर हम कंसीडर करें रेड कलर के लिए, फॉर रेड कलर, तो यहाँ पे क्या हो गया कि दोनों भी अलील जो है वो सेम है, होमोजाइगस। अगर या इस तरीके से एक कोई इंडिविजुअल का ग्रुप होगा या फिर इंडिविजुअल होगा या फिर होल पॉपुलेशन अगर यहाँ पे होगी तो उस पॉपुलेशन का हम बोलेंगे प्योर लाइन। सो इस तरीके से हमने देखे जेनेटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। आगे वाले हम लेक्चर को देखते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसको बोलते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस किस तरीके से परफॉर्म होते हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में हम आगे वाले लेक्चर में देखते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।